2 लाइंस के अंदर ही हमने इसका आंसर निकाल दिया। और ये जो देख रहे हो कितना लेंदी है, तो आपको ये देखना है कि किस टाइम पे कौन सा वाला मेथड लगाना है, राइट। तो वो आपके लिए कौन सा सूटेबल आपका उस सिचुएशन में रहेगा, ये आपको वहां पे देखना पड़ेगा, राइट। सबसे सिंपलेस्ट केस क्या है, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आपका पंखा है, इसके बगल से हवा जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी भी तरीके का वर्क डन उसके ऊपर नहीं करेगी, राइट। वर्क डन तभी होगा जब आपकी जो विंड के परपेंडिकुलर हवा जाएगी, राइट। तो यहाँ वाली तो कोई वर्क डन करेगी नहीं। ओनली आपको क्या करना है, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा v cos of theta, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 6.18। और इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या बोला गया है कि एक बोब है पेंडुलम का, उसको हमने रिलीज करा हॉरिजॉन्टल पोजीशन से। इट मींस देखिए, आपका जो बोब है बेसिकली आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग से आपका बोब कनेक्टेड है, तो वो एक पेंडुलम बन गया, तो वो ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। तो बेसिकली हमने इसको इस पोजीशन से लेके एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, इट मींस ऐसे यहाँ से यूं लेके गए और यहाँ से हमने इसको रिलीज करना है, राइट। ओके, पेंडुलम का लेंथ भी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये यहाँ पे आपका जो आपका सीलिंग है वो है, और इससे कनेक्टेड था बेसिकली आपका एक बोब, और बोब को आपने इस हाइट तक हॉरिजॉन्टली आप लेके गए, राइट। और यहाँ से आप इसको छोड़ोगे तो बेसिकली पार्टिकल यूं आके इस पोजीशन से ऐसे कुछ आएगा, राइट। अब बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है इसका जो डिस्टेंस है और लेंथ जो है वो 1.5 मीटर बेसिकली यहाँ पे आपको दिया हुआ है। So what is the speed with which the bob arrives at the lowest point? इस पॉइंट पे हमें बताना है इसकी वेलोसिटी क्या है। बेसिकली ऐसे कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, राइट। गिवन दैट इट डिसिपेट 5% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, तो ये हमें बेसिकली यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि 5% एनर्जी जो है वो आपकी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है इन एयर रेजिस्टेंस, राइट। ओके, इट मींस यहाँ पे जो भी एनर्जी आई इसका 95% तो यहाँ आया, तो यहाँ पे बेसिकली कितनी एनर्जी थी, 100% एनर्जी थी, और यहाँ तक आते आते ये आपकी 95% एनर्जी इसके अंदर रह गई, राइट। तो बेसिकली अगर हम 100% एनर्जी इस पॉइंट पे निकाल ले तो यहाँ पे एनर्जी निकाल सकते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स है आपका वो क्या लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली लग रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। मैकेनिकल एनर्जी आपकी हमेशा कंजर्व रहेगी इस केस में, राइट। सो आप कह सकते हो कि आप एनर्जी अगर बताओगे, सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, राइट। ये कौन सा केस है, जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या होगा, कंजर्व नहीं रहेगा। आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो एनर्जी आपका कुछ लॉस हो गया, इट मींस ये आपका केस नहीं रहने वाला। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं लगा सकते आप, बेसिक सी बात है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे एनर्जी तो निकाल सकते हो, तो एनर्जी तो बेसिकली ऐसा ही होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं रेफरेंस की। काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 आ गई, लेकिन कुछ पोटेंशियल एनर्जी जरूर है यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेसिकली यहाँ पे, या फिर आप एनर्जी कहोगे, एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं इस पॉइंट को एज ए रेफरेंस कंसीडर करूँ, कौन से पॉइंट को, जहाँ पे ये जो नीचे आ रहा है ये आपका रेफरेंस है, जो ग्राउंड आप कह सकते हो, या फिर जो लोएस्ट पॉइंट है वो रेफरेंस है, और इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 होती है। इट मींस यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये इस हाइट पे है, तो mgh आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, बिकॉज पॉजिटिव है, बिकॉज हम जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली मूव कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना एनर्जी हो गया, mgh, ओके, और काइनेटिक एनर्जी 0, तो ये टोटल एनर्जी होगी। अब बेसिकली कुछ लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पे तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्यों आ गया। ये इसलिए आया बिकॉज ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स के है ना, हमने मूव तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया है। आपका फ्रिक्शन फोर्स तो जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके बाद एक्ट करेगा ना, राइट। तो उसके बाद आपका जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका कुछ लॉस होगा उसका पार्ट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन कर सकते हो, बिकॉज ये आपका केस कौन सा है, इस पॉइंट पे तो ओनली कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। बिकॉज यहाँ पे देखिए कि ये जो रेस्ट वाली पोजीशन है ना,
इस पे तो ओनली आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स तो जीरो है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बेसिकली डिपेंड कर ही सकते हो। वो बात अलग है कि इन बाकी पॉइंट्स के ऊपर आपके दोनों एक्ट करेंगे, तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो लॉस्ट आपका वहां पे हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई इस पॉइंट पे। अब ये बोला गया है कि यहाँ पे एनर्जी की बात करो, राइट। तो ये मैं इसको पॉइंट 1 बोल देता हूँ और इसको पॉइंट 2 बोल देता हूँ। तो ये तो पॉइंट 1 की एनर्जी आ गई। अब बात करते हैं पॉइंट 2 की एनर्जी कितनी होगी। तो पॉइंट 2 की एनर्जी कितनी होगी, सबसे पहली तो बात ये है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि किस वेलोसिटी से जाएगा, तो हाफ mv², तो बेसिक सी बात है, इसकी वेलोसिटी होने ही वाली है। अब इसके अलावा क्या है, क्या पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पे, तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पे बेसिकली टोटल एनर्जी कितनी आ गई, E1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया हाफ mv²। तो यहाँ पे बॉब का क्या मास यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपका बॉब का जो मास है वो नहीं दिया हुआ है बेसिकली, राइट। तो देखेंगे जैसे सोल्व करेंगे तो पता चलेगा कि क्या मास का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे या नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि बोला कि यहाँ पे जो एनर्जी है उसका 95% यहाँ पे आएगा, तो आप क्या कह सकते हो कि E2 जो है दैट इज नथिंग बट 95%। तो 95% कैसे करोगे, ऐसे करोगे ना, E1 E2 आपको पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि हाफ mv² इज नथिंग बट 95 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई mgh। तो जैसा मैं बोल रहा था कि मास की रिक्वायरमेंट हो सकता है न बढ़े, यहाँ से क्लियरली दोनों कैंसिल आउट हो गए। हाइट 1.5 मीटर आपको दी हुई है, g की वैल्यू बेसिकली 10 है और v आपको यहाँ पे निकालना है। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिलती है 5.28, तो v आपको निकालना है 5.28 एंड द यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड। तो काफी इजी सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आप क्लियरली चेक कर सकते हो, सिर्फ आपको एनर्जी कैलकुलेट करना था दोनों पॉइंट्स के ऊपर, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज आपका 6.19, और इसमें बोला गया है कि ट्रॉली है जिसका मास दिया हुआ है 300 kg, और वो एक सैंड बैग जो है वो आप कैरी कर रही है अपने साथ, राइट। तो बेसिक सी बात है, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रॉली है और इसके अंदर एक सैंड बैग है और इसका मास 300 kg है ट्रॉली का। यहाँ पे एक सैंड बैग रखा हुआ है, मान लीजिए ग्राउंड पे रखा हुआ है, और ये आपका 25 kg है। इसके क्या बाद क्या बोल रहा है कि मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो मान लीजिए ये यहाँ पे 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी हुई है, यहाँ पे इसकी स्पीड से मूव कर रहा है। फ्रिक्शन लेस ट्रैक है, तो बेसिकली कोई भी फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है। एफ नेट बेसिकली आपका क्या है, जीरो, फ्रिक्शन लेस सरफेस यहाँ पे दी हुई है। आफ्टर ए वाइल द सैंड स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ द होल ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली। तो बेसिक सी बात है कि यहाँ पे ये जो सैंड है ना इसके ऊपर गिरने लग जाती है, और किस स्पीड से गिरती है, जो रेट है आपकी वो क्या दी हुई है 0.05 kg पर सेकेंड। सो अब हमें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रॉली आफ्टर द एंटायर सैंड बैग इज एम्प्टी, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली काफी सिंपल है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपका मास सिस्टम का चेंज हो रहा हो उस केस में आपकी सिचुएशन क्या रहने वाली है। ये तो प्रॉब्लम काफी सिंपल है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को जहां पे वेरिएबल मास सिस्टम आपका आने वाला है उस सिस्टम को हम एक स्पेसिफिक सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। इस केस में बेसिकली क्या दिया हुआ है कि जैसे ही आपका ये जो सैंड बाहर निकला तो क्या यहाँ पे टोटल मास सिस्टम का चेंज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है नहीं हो रहा है, बिकॉज ट्रॉली का मास और सैंड बैग का टोटल मिला के 25 kg 325 kg था, और उसके बाद भी इतना ही रहने वाला है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब आप कहोगे कि इतनी रेट से अगर सैंड इसके ऊपर गिर रही है तो क्या कोई फोर्स एक्सर्ट करेगी। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट एज ए वोल एक कंप्लीट सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो अगर सैंड इसके ऊपर गिरी कुछ फोर्स भी लगाया तो उतना ही फोर्स ट्रॉली भी इसके ऊपर लगा देगी ना। तो ये आपका इंटरनल फोर्सेज वाला सिस्टम आ गया। फोर्सेज तो लग रहे हैं बट इंटरनल फोर्सेज है, और इंटरनल फोर्सेज आपके ऑब्जेक्ट के मोशन को किसी भी तरीके से क्या नहीं करते, इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं बेसिकली, राइट। तो ये तो बात आ गई ये। अब अलग सिचुएशन हो सकती है। अब देखिए इसकी वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। लेकिन वो सिचुएशन जिनमें सैंड आपकी गिर तो रही है लेकिन वो सैंड आपकी ग्राउंड पे गिर रही है, इस ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज हो रहा है, और ये सैंड भी डिपेंड करता है,
ये सैंड अगर इस डायरेक्शन में गिरेगी तो सिचुएशन अलग रहेगी, और नीचे की डायरेक्शन में गिरेगी तो अलग सिचुएशन आपकी रहने वाली। तो वो सारी चीजें डिटेल में वेरिएबल मास सिस्टम में हम वहां पे आपका डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट देखने को मिल रहा है कि ये प्रॉब्लम्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और योर 11th क्लास। तो इट मीन्स हमें उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, तो उसको हम अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये तो आपका हो गया बेसिक सा क्वेश्चन जो था इंटरनल फोर्सेस से रिलेटेड था, लेकिन इंटरनल फोर्सेस से कोई भी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स द वेलोसिटी विल रिमेन द सेम किसी भी टाइम पे आप अगर इसको चेक करो, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 6.20। तो बेसिक सी बात है, इसमें क्या बोला गया कि एक बॉडी ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मास यहाँ पे दे दिया, तो एक तो ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है और इसका मास 0.5 kg यहाँ पे बेसिकली बोला गया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, 1D प्रॉब्लम है। और इसकी जो वेलोसिटी है ना वो बेसिकली आपको v = ax3/2 ये डिपेंडेंस है, और a आपका कांस्टेंट है, x आपका क्या है, पोजीशन है बेसिकली। तो a की जो वैल्यू है ना, ये जो a है, ये एक्सीलरेशन में कंफ्यूज मत होइएगा, a आपका कांस्टेंट वैल्यू है और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 5। और बेसिक सी बात है, पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी है, तो इसकी यूनिट भी आएगी a की, और a की यूनिट जो है अगर आप निकाल भी सकते हो, ये आपकी कुछ इस तरीके से ये यूनिट आने वाली a की। तो ये a का वैल्यू दिया है। अब क्या बोला गया कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। अब यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे लग रही है, डिपेंडेंस है, हमें नहीं पता कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है। बेसिक सी बात है, पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, इट मींस कोई एक्सेलरेशन जरूर ऐड करेगा उस सिस्टम के ऊपर, इट मींस वहां पे कुछ फोर्स भी होगा। तो हमें बेसिक सी बात है, यहाँ पे वर्क डन निकालने को बोला हुआ है, और किस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका करना है, क्या निकालना है आपको, वर्क डन बेसिकली निकालना है। और आपको दिया क्या हुआ है, पोजीशन जो है x जो है वो आपको कहां से कहां, 0 से लेके आप 2 मीटर तक मूव कर रहे हो, तो इस केस में आपका क्या निकालना है, वर्क डन बेसिकली आपको निकालना है। और बेसिक से बात है, देखिए वर्क डन बेसिकली होता क्या है, दिस इज नथिंग बट फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो 1D प्रॉब्लम है, और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इट मींस विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आपका क्या हो रहा है, एक्सीलरेट ऑब्जेक्ट हो रहा है, इट मींस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। बेसिक सी बात है, राइट। Okay, so with increasing x, velocity is increasing, it means force is in the direction of displacement and work done will be positive. Okay, so 1D problem आ गया, work done positive आ गया। अब आपको निकालना है फोर्स। आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो क्या बेसिक सी बात है, वेलोसिटी से क्या आप निकाल सकते हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन निकल रहा है। बिकॉज देखिए फोर्स तो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो बेसिक सी बात है, यहां से अगर आप करोगे तो यहाँ पे फोर्स कितना आ गया, F इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी नहीं पता कांस्टेंट है कि नहीं है, राइट। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि v इज नथिंग बट ax⁴ तो a से आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैं इसको a नोट लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन है, इसको मैं a नोट लिख देता हूँ हर जगह, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, राइट। ओके, अब आप यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन लिखोगे तो बेसिकली dv/dt करना पड़ेगा। तो ये कितनी आ गई, a नोट x⁴। अब देखिए पावर डेरिवेटिव करते हो तो डेरिवेटिव की पावर आगे आ जाती है और x की पावर 1 कम हो जाती है। डेरिवेटिव का बेसिक सा रूल है इन टर्म्स ऑफ पावर अगर आपको करना। अब यहाँ पे आपने पावर का तो डेरिवेटिव कर दिया, इसके बाद देखिए पावर के बाद हम किस पे मूव करते हैं, जो एक्चुअल क्वांटिटी है। तो एक्चुअल क्वांटिटी x है तो x का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में करना है, dt के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आई, a नॉट 3a0 डिवाइडेड बाई 2 x⁴ dx/dt। तो आप चेक कर पा रहे हो एक्सेलरेशन भी एक मतलब वेरी कर रहा है एक तरीके से, राइट। और आपको निकालना क्या, बेसिकली वर्क डन निकालना है। वर्क डन बेसिकली क्या होगा, F डॉट और dx आपको लिखना पड़ेगा, राइट। F डॉट dx होता है, और ये बेसिकली आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी वेलोसिटी है 3a0 डिवाइडेड बाई 2 x⁴, और ये वेलोसिटी है बेसिकली dx/dt। और dx/dt की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, a0 x3/2, राइट। तो ये आपका कितना आ गया, और ओके ये आपकी वैल्यू आ गई। फोर्स क्या होगा, बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये आ गया मास, और एक्सेलरेशन ये आपकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से कितना आया आपका
this is nothing but 3/2 and a नॉट स्क्वायर एंड दिस इज x to the power 2, बिकॉज यहाँ पे देखिए पावर को ऐड करोगे तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज 3 + 1 / 2 is 2. ओके, तो ये बेसिकली आपका आ गया फोर्स. अब मल्टीप्लाई इट बाय द dx वैल्यू. अब ये तो आ गया एक एलिमेंट के लिए आपका वर्क डन आएगा, लेकिन अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो एक पर्टिकुलर पोजीशन चेंज के लिए, बेसिकली यहाँ पे 0 to 2 मीटर के लिए, तो दिस इज नॉट द एलिमेंट, राइट. तो हमें एक पर्टिकुलर रीजन के लिए निकालना है. सो व्हाट वी डू, वी जस्ट डू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस. सो नाउ द वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो ये आपका 3/2 और m a नॉट स्क्वायर, तो देखिए कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन के अंदर x स्क्वायर dx जाएगा. x की वैल्यू 0 से 2 मीटर आपको मूव करनी है, तो ये बेसिकली इसकी क्या हो जाएंगी, लिमिट्स हो जाएंगी, राइट. और बेसिक सी बात है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ / 3 हो जाएगा बेसिकली, राइट. अब यहाँ पे आप देखिए वर्क डन किसके इक्वल होगा, W इज नथिंग बट 3/2 और मास की वैल्यू देखिए कितनी होगी. मास की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5 kg और एक आपको यहाँ पे a नोट दिया हुआ है 5, राइट. तो ये आपका आ गया यहाँ पे 5, राइट. ओके, 0.5 × 5 और 5 का क्या है, स्क्वायर है, राइट. अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये किसके इक्वल आ गया, x³ / 3 और लिमिट आपकी 0 से कितनी है, 2 मीटर है. तो सबसे पहले 2 लिखेंगे तो दिस विल बी 2³ / 3 - 0. जब आप कैलकुलेशन इसकी करोगे तो आपको वैल्यू जो मिलने वाली है वो आपको वर्क डन की क्या मिलने वाली है, 50 जूल मिलने वाली है. जब आप कैलकुलेशन करोगे दिस विल कम आउट टू बी 50 जूल. ओके, अब एक तो तरीका ये होगा. दूसरा तरीका कई बार क्या होता है कि अगर आपको फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं पता है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, फोर्स का एक्सप्रेशन आपको नहीं पता, इन दैट केस द वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी और बेसिकली द W विल बी इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी. और देखिए इनिशियली पार्टिकल, अगर मैं पोजीशन x इज इक्वल टू 0 की बात करूं तो इनिशियली पार्टिकल क्या किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है. तो आपको बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना. नाउ दिस वन यू कैन से काइनेटिक एनर्जी आपका डेल्टा ऑफ हाफ mv² बेसिकली आपका रहता है. डेल्टा काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है कि हाफ mv² कितना आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट. तो सबसे पहले ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसके एक्सप्रेशन में वैल्यू अगर देखिए, आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्लियरली क्या कह सकते हो कि वर्क डन इज गिवन बाय, आप देखिए हाफ mv² करना है तो दिस इज हाफ. नाउ वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो यू विल हैव a नॉट स्क्वायर, राइट, एंड x³ राइट. नाउ यू हैव दिस टर्म हियर, राइट. तो x³ आपका यहाँ पे आ गया. ओके, तो ये आपका वर्क डन आ गया. लेकिन आपको वर्क डन निकालना है किस केसेस में, 0 से 2 के केस में, 2 मीटर में, राइट. तो बेसिकली आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किस केस में, x इज इक्वल टू 2 मीटर में, और काइनेटिक एनर्जी x इज इक्वल टू 0 पे निकालनी है. दोनों का डिफरेंस जो है दैट विल प्रोवाइड द वर्क डन. और बेसिकली आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो कि 2 के केस में इट विल बी हाफ m a नॉट स्क्वायर और यहाँ पे 2 -0. सो दिस विल बी द वर्क डन. और अगर आप क्लियरली यहाँ पे चेक करो तो हाफ mv² और यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, अगर आप 3 से 3 कैंसिल आउट करो, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपका सेम है, राइट. तो इट मीन्स आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, या तो आप जो एलिमेंटल मेथड है उसकी हेल्प से आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो, या अगर आपको फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं पता है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो कि भी आपको फोर्स निकालो फिर फोर्स की हेल्प से वर्क डन निकालो, यू कैन यूज डायरेक्टली द वर्क एनर्जी थ्योरम. और कितना इजीली आप देख पा रहे हो कि सिर्फ 2 लाइंस के अंदर ही हमने इसका आंसर निकाल दिया. और ये जो देख रहे हो कितना लेंथी है. तो आपको ये देखना है कि किस टाइम पे कौन सा वाला मेथड लगाना है, राइट. तो वो आपके लिए कौन सा सूटेबल आपका उस सिचुएशन में रहेगा, ये आपको वहां पे देखना पड़ेगा, राइट. सबसे सिंपलेस्ट केस क्या है, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम. अगर आपको फोर्स का एक्सप्रेशन नहीं पता है, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी में चेंज दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन, राइट. सो आई होप कि काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको ये प्रॉब्लम, जहां पे आपने वर्क डन निकाला और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स निकाल के भी कर सकते हो, और मैकेनिकल एनर्जी जो या फिर आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप ये जो है आपका वर्क डन इस केस में निकाल सकते हो, राइट. अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 6.21. और ये जो प्रॉब्लम है ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपकी होने वाली है. इसमें क्या बोला है कि विंड मिल
स्वीप्स ए सर्कल ऑफ एरिया ए। तो बेसिकली विंड मिल्स क्या होता है कि आप हवा की हेल्प से क्या करते हो, एक विंड मिल को मूव करवाते हो, जिसकी हेल्प से टरबाइन मूव करती है और उसकी हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है बेसिकली, राइट। तो इसने बोला गया है कि एक विंड मिल आपकी है, तो बेसिकली क्या होता है, एक पंखा लगा रहता है कुछ इस तरीके से, और ये आपका यहाँ पे ग्राउंड हो गया, राइट। तो हवा कुछ यूं आती है और हवा की हेल्प से फिर ये क्या होता है, आपका रोटेट होता है। तो इसने बोला है क्या है कि विंड मिल स्वीप्स ए सर्कल ऑफ एरिया ए विद इट्स ब्लेड्स। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि ये जो विंड मिल्स हैं, ये जो सर्कल बनाएगी, ये जो एरिया बनाएगी, ये ए है बेसिकली, राइट। इफ वेलोसिटी ऑफ द विंड इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, तो बेसिक सी बात यहाँ पे बोला गया है कि वेलोसिटी क्या है आपकी, क्या कैसे दी हुई है, परपेंडिकुलर यू करके आपकी वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है, राइट। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर दी हुई है और वेलोसिटी की वैल्यू है 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। फाइंड द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी, राइट। तो हम इस केस की भी बात करेंगे कि इसने परपेंडिकुलर बोला हुआ है, ये क्या चीज होगी, अगर किसी एंगल पे दिया जाए तो क्या सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले हम यही केस डिस्कस करते हैं जब आपका परपेंडिकुलरली आपके जो ब्लेड्स हैं उनके ऊपर लग रहा है, या फिर एरिया की परपेंडिकुलर वेलोसिटी आपकी दी हुई है, राइट। ओके, फाइंड द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी। तो बेसिक सी बात है, देखिए जैसे जैसे ये इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर से हवा गुजरेगी, राइट। और हम ये अज्यूम करते हैं बेसिकली कि आपके ये जो एयर पार्टिकल हैं, ये जैसे ही इसके ऊपर कोलाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, ये आपके रेस्ट में आ जाएंगे, और जितना का जितना काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स के पास है, टोटल का टोटल इस विंड मिल को ये प्रोवाइड कर देंगे, और ये विंड मिल जो है वो आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, राइट। ओके, and also the kinetic energy of the air, 25% of the wind energy is converted into electrical energy। तो बेसिकली बात है कि जितना एनर्जी हमने बोला कि जितना एनर्जी विंड ने इसको दिया वो तो आपका कितना था, 100% था, लेकिन यहां से आपने स्टोर किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो है, ये जो एनर्जी है आपका 25% है। तो विंड की हेल्प से यहाँ पे स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से कुछ 100% एनर्जी जनरेट हुआ, और ये एनर्जी जो है ये बेसिकली 25% के अंदर ही कन्वर्ट हो पाया इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। ओके, अब एरिया की जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली आपको 30, ये जो एरिया है दैट इज 30 मीटर स्क्वायर बेसिकली आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। और डेंसिटी भी यहाँ पे दी हुई है एयर की। तो एयर यहाँ पे रो एयर अगर मैं लिखता हूँ, एयर की डेंसिटी बेसिकली दी हुई है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो बेसिकली कंपेयर टू वाटर आप देख सकते हो कितनी कम आपकी यहाँ पे दी है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये जो विंड मिल है ये कितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करेगी बेसिकली, राइट। और पावर की डेफिनेशन से हमें क्या पता है कि पावर आपका होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितना आपने यहाँ पे जनरेट किया, राइट। तो बेसिकली हमें एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना ये जनरेट करता है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं इस ट्रेडमिल को थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखूं तो ट्रेडमिल का सर्कुलर एरिया है, और यहाँ से क्या आ रही है, हवा आ रही है, राइट। और ये हवा मैंने बोला कि किसी काइनेटिक एनर्जी से आ रही है, और ये टोटल की टोटल काइनेटिक एनर्जी किसको दे देता है, विंड मिल को दे देता है, राइट। और काइनेटिक एनर्जी हम बेसिकली कितना लिखते हैं, 12 mv² लिखते हैं। अब आप बोलोगे कि ये मास कहाँ पे आ गया, वेलोसिटी तो ठीक है, वेलोसिटी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, लेकिन इस मास को कैसे निकाला जाए। अब जैसा मैंने बोला यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ एयर का, यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है, तो मास क्या हो जाता है, मास इज नथिंग बट रो इनटू वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है, तो VOL लिख देता हूँ, राइट। तो ये आपकी वॉल्यूम है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास निकल गया। अब आप कहोगे कि हमें वॉल्यूम भी नहीं पता कितना है, लेकिन आप ये तो कह सकते हो ना कि एक पर्टिकुलर टी टाइम में कुछ ना कुछ वॉल्यूम आपका स्ट्राइक करेगा। बिकॉज देखिए ये एयर स्ट्रीम आ रही है, तो एयर स्ट्रीम किसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ पोर्शन स्ट्राइक करेगा, बेसिकली बात है, राइट। तो देखिए ये जो था ये आपका जो है विंड मिल है,
और मान लीजिए dt टाइम में जो है वो आपका क्या आएगा, ये वाला जो स्ट्रीम है एयर का ये मूव करेगा और ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो ये मान लीजिए t टाइम में हम कंसीडर कर रहे हैं जो स्ट्रीम है आपकी एयर की, और इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, v दी हुई है। तो बेसिकली ये लेंथ कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका कितना मूव करेगा t टाइम में ये, तो दिस विल बी vt, और ये वाला एरिया आपको दिया हुआ है। तो आप कह सकते हो कि अगर आप t टाइम कंसीडर करते हो, t टाइम के लिए कंसीडर करते हो कि कितना एयर का जो वॉल्यूम है वो स्ट्राइक कर रहा है ट्रेडमिल पे, और बेसिक सी बात है जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ये कंप्लीटली जो आपका विंड मिल है इसको प्रोवाइड करेगा, और ये कंप्लीट आपका रेस्ट में चला जाएगा, राइट। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, यहां से आपको पता चल गया इसका मास। कैसे? बिकॉज ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बेसिकली कितना निकल के आया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम। ओके, अब देखिए यहां पे आपको मास पता चल गया, तो मास बेसिकली किसके इक्वल आ गया, रो ए वी टी के। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि टी टाइम में, राइट, इन टी टाइम आपका एनर्जी कितना जनरेट हुआ, वही तो हमें बताना है, और वो किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल है। और एम वी आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो दिस इज हाफ, एम की वैल्यू लिखोगे तो रो ए वी टी, और यहाँ पे वी स्क्वायर यहाँ पे ये आ जाता है, तो दिस विल बी वी क्यूब बेसिकली, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या हमें देखना है, ये तो टी टाइम में कितना एनर्जी जनरेट हुआ, हमें क्या चीज चेक करनी थी, एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट टाइम, जिसको हमने पावर बोला, राइट। तो ये जो पावर है ये एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी है, ये 100% एनर्जी है, राइट। लेकिन हमने यहां पे क्या देखा कि इस 100% एनर्जी का ओनली 25% एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पा रहा है। इट मींस आपका जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए एनर्जी है इतना है, मान लिया हाफ रो ए वी क्यूब टी, पर यूनिट टाइम इतना 100% एनर्जी है, लेकिन इसका 25% ही आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। ये तो आ गया टी टाइम में, हमें पावर निकालनी है पर यूनिट टाइम में, तो टी टाइम की हम बात कर रहे थे यहाँ पे ऊपर, तो टी का हमने डिवाइड कर दिया, तो टी से टी आप देख पा रहे हो क्लियरली यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। तो बेसिकली जो पावर यहाँ पे जनरेट इलेक्ट्रिकली जनरेट हुआ वो कितना है आपका 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय हाफ रो ए वी क्यूब, राइट। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम आप ये जो है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपको दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, तो बेसिक सी बात है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट। एरिया 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ, कोई डाउट नहीं है। डेंसिटी आपको केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ, कोई डाउट नहीं है, राइट। अब यहाँ पे पावर आप इजिली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली आपको वो जो वैल्यू मिलने वाली है दैट इज इक्वल टू 4.5 किलोवाट, राइट। अब ये तो बात आ गई आपके उस केस की जहां पे हम बोल रहे थे कि आपका अगर जो हवा है वो आपके विंड मिल के परपेंडिकुलर अगर मूव करती है। अब जैसा कि मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर नहीं बोला गया है, किसी एंगल से एयर चल रही है, उस केस में आप कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन से, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए विंड मिल था, विंड मिल के ऊपर मान लीजिए ये इसका परपेंडिकुलर था, और वेलोसिटी एयर की कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है, किसी एंगल से आ रही है मान लीजिए, राइट। अब देखिए एक कंपोनेंट का वेलोसिटी यहाँ पे है और दूसरा कंपोनेंट है वेलोसिटी का यहाँ पे, राइट। कंपोनेंट में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए अगर विंड मिल के पैरेलल हवा चलती है तो क्या वो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी? ऑब्वियस सी बात है नहीं लगाएगी, राइट। अगर ये आपका पंखा है, इसके बगल से हवा जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी भी तरीके का वर्क डन उसके ऊपर नहीं करेगी, राइट। वर्क डन तभी होगा जब आपकी जो विंड मिल के परपेंडिकुलर हवा जाएगी, राइट। तो यहाँ वाली तो कोई वर्क डन करेगी नहीं, ओनली आपको क्या करना है, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा v cos ऑफ थीटा, राइट। तो मान लीजिए इस वाले केस में ये जो वेलोसिटी है, ये मान लीजिए आपका इसको कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, आपको हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेसिकली लेना पड़ेगा, राइट। तो मान लीजिए ये वाला जो एंगल था ये आपका मान लीजिए थीटा था, तो ये वाली जो वेलोसिटी है ये मान लीजिए v नोड आपको दी हुई है, तो v जो वेलोसिटी है जो हमने यहाँ पे यूज की दैट विल बी इक्वल टू v नोड cos ऑफ थीटा। तो बेसिकली हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए जो आपका विंड मिल है उसके। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि क्यों आप ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करते हो, बिकॉज जो
जो आपका पैरेलल टू द विंड मिल है वो किसी भी तरीके का वर्क उसके ऊपर नहीं करने वाला, वो जस्ट पास कर जाएगा। लेकिन जो परपेंडिकुलर आपका एयर आता है दैट ओनली कंट्रीब्यूट इन द वर्क डन ऑन द ट्रेडमिल, राइट। तो बेसिक सी बात है, हवा आई और स्ट्राइक करके रेस्ट में तो चली गई, लेकिन जितना एनर्जी था वो टोटल का टोटल देगी ट्रेडमिल को, लेकिन ट्रेडमिल ओनली 25% को कन्वर्ट कर पाया। तो बेसिकली हमने किया क्या यहाँ पे, हमने कैलकुलेट किया कि एक टी टाइम में कितना एनर्जी आपको ट्रांसफर एयर करके देती है ट्रेडमिल की विंड मिल के ऊपर, राइट। तो हमने हाफ mv² देखा, टी टाइम में कितना मास आपका स्ट्राइक करेगा इस आपकी विंड मिल के ऊपर, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। वॉल्यूम निकली, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी इज इक्वल टू द मास, राइट। और हाफ mv² आपका बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी था उस वॉल्यूम v का, वो हमने निकाल लिया, जो कि टोटल एनर्जी थी टी टाइम में आपके एयर पार्टिकल्स की, राइट। तो यहां से हमने बोला कि पावर 25% ही कन्वर्ट हुआ, और पर यूनिट टाइम हमने निकालेंगे बिकॉज ये तो टी टाइम के लिए निकाला था। पर यूनिट टाइम अगर निकालेंगे देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द पावर एंड दैट विल कम आउट टू बी 4.5 किलोवाट, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहां पे हमने जो है इस वाले केस में हमने वर्क आपका जो एनर्जी था, वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेशन करी, यहाँ पे हमने वर्क डन बेसिकली यहाँ पे करा इस प्रॉब्लम में, और यूजिंग आपकी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसकी हेल्प से। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या है, जो पावर आपकी जो विंड मिल है वो कितना जनरेट कर सकती है अगर आपको एयर का वेलोसिटी दिया जाए और एरिया वगैरह सब चीज़ें इंफॉर्मेशन दी जाए, तो कितनी पावर आपकी विंड मिल जो है वो जनरेट करती है, राइट। So thank you all for watching, and we will meet in the next video.